हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो अध्याय है वो है चैप्टर संख्या 3 है और इस चैप्टर का जो नाम है वो है भारत से हम क्या सीखें। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, समय को बर्बाद ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और एक निवेदन आपसे है, आप इस चैनल को जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में इसको आप अगर अच्छा लगे वीडियो तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि नए हर विद्यार्थी के पास पहुँचे और इस वीडियो के माध्यम से वह छात्र कुछ ना कुछ सीख सके। तो अंत तक बने रहें। अगर आप 10th क्लास की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बिल्कुल अच्छा है, परफेक्टली है। आपको पूरा 100% यानी कि गारंटी के साथ बोलने समझा सकते हैं यहाँ पर। अगर नहीं तो आप इसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप एक बार वीडियो देखिए, अगर वीडियो में दम है तो इस चैनल पर आप बने रहें, नहीं तो अनसब्सक्राइब करके निकल लीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको आप शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी जानकारी हो कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ तक फैल रहा है। आप नीचे में कमेंट कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, देख लिए होंगे। भारत से हम क्या सीखें? पाठ गद्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी निबंध, सी साक्षात्कार, डी भाषण। चलिए, भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ की, यहाँ पर लिखिए रहा है गजब बात, भाषण की तरह कि भारत से हम क्या सीखें पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो यानी कि याद रखिएगा इसका भाषण है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो है डी सही होगा, भाषण, ठीक है। प्रश्न क्या, आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा है प्रश्न का 2 है, भारत में प्राचीन काल में स्थानीय प्रशासन की प्रणाली कौन सी प्रचलित थी? ए स्थानीय शासन, बी सरदार शासन, सी शासन व्यवस्था नहीं था, डी सभी असत्य। इनकी जो कहता है भारत में प्राचीन काल में जो स्थानीय शासन की प्रणाली जो चल रहा था वो स्थानीय शासन था। यहाँ पर खुद ही दे दिया गया है इसका आंसर। तो हम क्या बोले, भारत में प्राचीन काल में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? यहाँ पे ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन यहाँ गलत दिया हुआ कि भारत में प्राचीन काल में कौन सी प्रणाली प्रचलित थी। तो याद रखिएगा स्थानीय शासन प्रणाली, यहाँ पर आंसर भी दे दिया गया है। कंफ्यूज मत हो जाइए क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। हम समझाएंगे आपको पूरी तरह से, बने रहे अंत तक। चलिए, प्रश्न क्या आपको है तीसरा, भारत से हम क्या सीखें भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ए अमरकांत, बी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी मैक्स मुलर। तो भारत से हम क्या सीखें पाठ का जो हिंदी में भाषांतरण जो किया था वो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया था? तो डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था। इसका ऑप्शन संख्या जो है वो है बी, मार लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसता है? ए महानगर में है, बी शहरों में, सी सरायों में, डी गाँव में। तो भारत की सबसे ज़्यादा आबादी जो बसती है वो है गांव इलाका में बसती है, इसलिए ऑप्शन संख्या इसका डी जो है वो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन संख्या डी मान लीजिएगा, ठीक। प्रश्न संख्या 5 है, मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे? ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका, डी श्रीलंका। तो मैक्स मुलर जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे, इसलिए इसका ऑप्शन संख्या वो बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 है, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी मद्रास, डी ग्रामीण भारत में। मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के जो दर्शन हो सकते हैं वो ग्रामीण भारत इलाका में हो सकता है, क्योंकि गांव में ही संस्कार मिलता है,
गांव में ही भारत के सच्चे भारत का दर्शन मिल जाएगा। जितना भी झूठा सच्चा आदमी मिलेगा ना वो गांव में मिल जाएगा, जितना भी मिलेगा। इसलिए कहता है सब कुछ का दर्शन तुम्हारे गांव में ही हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसका ऑप्शन से क्या हुआ, डी है, ग्रामीण भारत में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या है 7, मैक्स मुलर क्या थे? ए भारत भक्त, बी संस्कृतानुरागी, सी वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले, डी उपयुक्त सभी। तो मैक्स मुलर जो थे भारत भक्त भी थे, संस्कृतानुरागी भी थे, वेदों के प्रति अगाध आस्था रखने वाले भी थे। इसलिए इसका ऑप्शन है क्या, डी मान लीजिए, क्योंकि मैक्स मुलर भारत भक्त भी, संस्कृत अनुरागी भी थे, वेदों के प्रति आस्था रखने वाले भी थे। तो इसलिए ऑप्शन संख्या सभी होगा इसमें। इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन संख्या डी मान लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न किया। और प्रश्न क्या आपके सामने मिल गया हो 8वां प्रश्न, मैक्स मुलर ने कालिदास की किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद करवाया था? रघुवंश, ए ऑप्शन रघुवंश, बी मेघदूत, सी अभिज्ञानम शकुंतला, डी सभी सही। तो मैक्स मुलर जो थे वो कालिदास की पुस्तक का जो जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया था वो मेघदूतम था। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी मान लीजिएगा, ठीक है, बहुत बिल्कुल सही है। मैक्स मुलर को किसने वेदांतियों का वेदांती कहा था? ए विवेकानंद ने, बी रामानुजाचार्य ने, सी शंकराचार्य ने, डी सभी गलत। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती जो कहा था वह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। इसलिए यहाँ पर स्वामी नहीं दिया है, इसलिए आपको याद रखना है कि स्वामी विवेकानंद ने, यानी कि ऑप्शन संख्या इसका ए मान लीजिएगा, विवेकानंद में, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 है, मैक्स मुलर ने डैश डैश वर्ष की आस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय की संस्कृत का अध्यापन प्रारंभ किया? ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। तो मैक्स मुलर ने 18 वर्ष की उम्र में, मतलब 18 वर्ष की उम्र में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन करना शुरू किया था। इसलिए ऑप्शन संख्या जो है वो डी में आपको मिल रहा होगा, इसलिए यहाँ पर 18 लिख दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 18 वर्ष की उम्र में ही वह लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन शुरू किया था, ठीक है। वो किसने? तो मैक्स मुलर ने, ठीक है। तो बढ़ जाएंगे आगे प्रश्न संख्या 11 में। मैक्स मुलर ने कठ और केन आदि उपनिषद को किस भाषा में अनुवाद करवाया था? ए लैटिन भाषा, बी संस्कृत भाषा, सी जर्मन भाषा, डी हिंदी भाषा। तो मैक्स मुलर ने जो है कठ और केन आदि उपनिषद को जर्मन भाषा में पदानुवाद करवाया था। इसलिए इसका जो ऑप्शन संख्या है वो है सी, इसका बिल्कुल सही है। इसलिए आप सी में टिक मार लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 12, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? ए जर्मनी, बी यूनान, सी भारत, डी श्रीलंका। तो मैक्स मुलर की जो दृष्टि में सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से जो परिपूर्ण देश है वो हमारे भारत देश है। इसलिए इसका जो ऑप्शन संख्या है वो सी में मान लीजिएगा, क्योंकि सभी चीज़ में हमारे भारत है वो परिपूर्ण है। संस्कार से लेकर व्यवहार तक, ऊंचा से लेकर नीचा तक, खराब से लेकर अच्छा तक, सभी में क्या है ये निपुण है। अर्थ से लेकर शास्त्र तक, विद्या से लेकर धन तक, सब में निपुण है। लेकिन एक चीज़ में कमी है, वो है, पता ही होगा आप लोग, भावना गलत होनी चाहिए। चलिए प्रश्न क्या, अब आगे बढ़ जाएंगे, 13वां प्रश्न देखते हैं। 13वां है, फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता है? ए श्रम विभाजन जाति प्रथा, बी नागलिपि, सी भारत से हम क्या सीखे, डी परंपरा का मूल्यांकन। तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर जो है वो है भारत से हम क्या सीखे पाठ के लेखक भी है और ये रचयिता भी है। तो इसलिए ऑप्शन संख्या इसका सी मार लीजिएगा, भारत से हम क्या सीखे। प्रश्न क्या अगला है 14 है, शेर की खाल में गधा, यह कहावत किस यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो के किस पुस्तक में मिलती है?
ए इंडिका, बी वर्ल्ड, सी क्रेटलेस, डी तीनों। तो याद रखिएगा कि शेर की खाल में गधा, यह कहावत जो है वो क्रेटलेस से लिया गया है, क्रेटलेस में लिया गया है। तो इसलिए ऑप्शन संख्या इसका क्या है, सी मार लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 है, 10वीं-11वीं सदी में किस रचना ने भारत यूरोप के बीच व्यापार संबंध के बारे में बताया था? ऑप्शन ए अखबारनामा, बी शाहनामा, सी पद्मावत, डी रामचरितमानस। तो 10वीं-11वीं सदी में जो भारत के यूरोप के बीच में जो व्यापार के बारे में बताया था वो शाहनामा था। ठीक है, इसलिए शाहनामा के बारे में बताया गया था। ठीक है, इसलिए ऑप्शन संख्या इसका बी मार लीजिएगा, बहुत बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16 है, हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया? ए मैक्स मुलर, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी यतीन्द्र मिश्र। हितोपदेश का जर्मन भाषा में पदानुवाद जो करवाया था वो मैक्स मुलर जी नहीं करवाए थे, इसलिए ऑप्शन संख्या इसका ए आप मार लीजिएगा। ठीक है, इसलिए आपको मतलब याद कर लीजिएगा, हितोपदेश का जर्मन भाषा में जो अनुवाद करवाया था वो मैक्स मुलर नहीं अनुवाद करवाया था, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए का सही है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने करवाया था? ए ईश्वर पेटलिकर ने, बी रूस ने, सी मैक्स मुलर ने, डी शतकोरी होता ने। तो याद रखिएगा, मेघदूतम का जो लेखक करता है वो है अनुवाद करवाया था वो मैक्स मुलर ने कराया था, वो जर्मन भाषा में। ठीक है, प्रश्न संख्या 18 है, सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? यदि आप मुझे इस भूखंडन का अवलोकन करने के लिए कहे तो बताऊंगा कि वह देश भारत है। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ए विष के दांत, बी भारत से हम क्या सीखे, सी नाखून क्यों बढ़ते हैं, डी शिक्षा और संस्कृति। तो यही याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे, तो भारत के बारे में जब भी चर्चा करेंगे तो प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण हमारा जो देश है वो भारत देश है। तो यही भारत से हम क्या सीखे पाठ से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, आप ऑप्शन गया, ऑप्शन जो है इसका बी मार लीजिएगा, सही है। प्रश्न क्या है 19 में, सर विलियम जोन्स ने समुद्री यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे थे? इस 1823, बी 1783, सी 1900, डी 1794। तो याद रखिए, सर विलियम जोन्स जो है समुद्री यात्रा करते हुए जो भारत में पहुंचा था वो 1783 ईस्वी में तो भारत में पहुंचा था, इसलिए इसका जो ऑप्शन संख्या वो है बी मार लीजिएगा, आपको बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 20 में चलते हैं, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? ए 1823, बी 1824, सी 1825, डी 1826। तो मैक्स मुलर का जो जन्म हुआ था 1823 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 में है, किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने से घड़ा मिला था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम्स बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, सी वारेन हेस्टिंग्स। चलिए, तो यहाँ पर कहता है वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो था वो 172 दारिश नामक सोने से घड़ा एक सिक्का मिला था, इसलिए जो याद रखिएगा, तो किस गवर्नर जनरल के समय में 172 दारिश नामक सोने का घड़ा मिला था? तो वो है वारेन हेस्टिंग्स के समय मिला था, 172 दारिश नामक सोने से घड़ा सिक्का मिला था। ठीक है, और वो क्या किया बेवकूफ़, वो सिक्का को मतलब नहीं समझा, सोने का सिक्का था उसको नहीं समझा और उसको क्या कहता है मशीन में जाकर उसको गला दिया, उस सिक्का को मतलब घैले को जला दिया, और वो बेवकूफ़ है, मान लीजिए अपना होता है ना एक दूर में बेवकूफ़ होता है, तो वो क्या गया उसको गला दिया। ठीक है, सिक्का को, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो आप मान लीजिएगा डी में, वारेन हेस्टिंग्स। प्रश्न संख्या 22 में है, आपके स्क्रीन में मिल गया होगा, दारिश क्या है? एक सोने के सिक्के, बी चांदी के सिक्के, सी तांबे के सिक्के, डी इनमें से कोई नहीं। अभी बताया है ना आपको फिलहाल में यहीं पर, तो कि दारिश क्या है? एक सोने के सिक्के से मिला घड़ा मिला था जो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था,
यही याद करो। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है सोने से भरा ग्रह, तो यही है हमारे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में मिला था। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। इसका ऑप्शन संख्या ए है, मान लीजिएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 में है, वारेन हेस्टिंग्स कहाँ का गवर्नर जनरल था? ए भारत, बी श्रीलंका, सी जर्मनी, डी यूनान का। तो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर जनरल था। 172 नामक यानी कि सिक्का जो मिला था उस समय की बात है, जो वारेन हेस्टिंग्स जो था भारत का गवर्नर था। प्रश्न क्या 24 में देखते हैं, हकर्स क्या थे? भूवैज्ञानिक, बी वनस्पति वैज्ञानिक, सी जंतु वैज्ञानिक, डी विधि शास्त्री। तो आपको याद रखना है कि हकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे। हकर्स के बारे में बताएंगे तो हकर्स जो थे वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, इसलिए आपको याद रखना है कि हकर्स जो थे वो वनस्पति, इसलिए इसका ऑप्शन संख्या जो है वो 20 सही है। ठीक है, प्रश्न क्या, अब आगे बढ़ जाते हैं। पच्चीस, पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन, सी वैदिक, डी जरथ्रुस्ट। पारसियों के जो धर्म का जो नाम था वो था जरथ्रुस्ट था, इसलिए ऑप्शन इसका डी नंबर मार लीजिएगा, बहुत बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 27 में है, विशाल भारतीय संपत्ति और किस चीज़ की खान है? ए कोयले, बी हीरे, सी प्राकृतिक सुषमा की, डी वन संपदा की। तो देखिए, विशाल भारतीय संपदा जो है वो है प्राकृतिक सुषमा की खान है, यानी कि भगवान, मतलब ये प्राकृतिक था, मतलब भगवान द्वारा इस निर्मित यहाँ दिया, बहुत कुछ था यहाँ पे, इसलिए हमें कहते हैं ना खदान सब बहुत ज़्यादा यहीं था। यहाँ से विशाल भारतीय संपत्ति जो था हमारे भारत में ये था प्राकृतिक था। ठीक है, तो यह देखिए प्राकृतिक सुषमा की थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इसका जो है सी मार लीजिएगा, विशाल भारत संपत्ति और किस चीज़ की खान है, तो वो प्राकृतिक सुषमा की खान है। ठीक है, अब प्रश्न संख्या है जो आपको सामने मिल गया होगा, सच्चा भारत कहाँ बसता है? ए शहर में, बी गलियों में, सी खलियानों में, डी गाँव में। सच्चा भारत जो है वो गांव में बसता है, इसलिए हमको बताया है गांव भारत, यानी कि सच्चा भारत को दर्शन जो होता है वो गांव में होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो डी मार लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि पूरी वीडियो हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो फ्रेंड्स, आप इसको एक लाइक कर दीजिए और इससे साथ साथ में अपने दोस्तों साथ में भी शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पे आप नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो बेल आइकन का घंटी है उसे ऑल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो आशा करते हैं फ्रेंड्स ये सब आप काम कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, ओके, बेस्ट ऑफ लक।